इस विशेष वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के विवरणों को देखेंगे। अगर हम शब्द जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें जिम्नोस का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज। तो इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। नग्न बीज का अर्थ है कि सामान्यतः बीज, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो वे अंडाशय की दीवार से घिरे होते हैं। इस मामले में अंडाणु किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते और इसी कारण बीज निषेचन से पहले और निषेचन के बाद भी खुले रहते हैं और इसी वजह से हम इन पौधों को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। अब इस मामले में सामान्यतः अंडाणु बीजों में विकसित हो जाते हैं। अब अगर अंडाणु किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं हैं तो बीज भी ढके नहीं होंगे और बीज नग्न रहेंगे और इसी तरह ये जिम्नोस्पर्म्स बनते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये बीज वाले पौधे हैं, नग्न बीज वाले पौधे हैं, लेकिन फल नहीं होंगे क्योंकि अंडाशय की दीवार मौजूद नहीं है। वही दीवार वास्तव में फल में विकसित होती है। इसके बाद अगर हम इन जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनमें मध्यम आकार के पेड़ होते हैं। इनमें ऊंचे पेड़ भी हो सकते हैं या फिर झाड़ियां भी हो सकती हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण विशाल रेडवुड पेड़ है जिसे सीक्वोया कहा जाता है। ये सबसे ऊंचे पेड़ प्रजातियों में से एक है जो मौजूद है। अब पीढ़ियों के परिवर्तन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इसमें दो चरण होंगे। पहला चरण स्पोरोफाइट होगा जो कि द्विगुणित डिप्लॉइड चरण है और दूसरा चरण गैमेटोफाइट होगा जो कि एक गुणित एअप्लॉइड चरण है। जिम्नोस्पर्म्स के मामले में प्रमुख चरण स्पोरोफाइट होगा यानी द्विगुणित चरण। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स से पहले मौजूद समूह की बात करें तो वह टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स में भी प्रमुख चरण स्पोरोफाइट था और जिम्नोस्पर्म्स में भी यही स्थिति पाई जाती है। इस स्पोरोफाइट की संरचना की बात करें तो इसमें अच्छी तरह से विभेदित जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। पत्तियों की बात करें तो सामान्यतः टैपरूट्स, मुख्य जड़ें पाई जाती हैं। अब इसमें दो स्थितियां पाई जाती हैं। पहली स्थिति को माइकोराइजा कहा जाता है और दूसरी स्थिति को कोरलॉइड रूट्स कहा जाता है। अब यहां जो दो स्थितियां मौजूद हैं, अगर हम माइकोराइजा की बात करें, माइकोराइजा में इन जिम्नोस्पर्म्स जैसे पाइनस में इनके साथ फफूंद जुड़ी होती है और इस स्थिति को माइकोराइजा कहा जाता है। अगर हम कोरलॉइड रूट्स की बात करें तो इसका उदाहरण साइकस है और इस स्थिति में ये छोटी विशेष जड़ें होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ी होती हैं। तो ये जड़ों की स्थिति है। जड़ों के बाद अब तने की बात करते हैं। अब तने बिना शाखाओं के हो सकते हैं, ये शाखाओं वाले भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण साइकस है जिसमें बिना शाखाओं वाला तना पाया जाता है और पाइनस तथा सिड्रस के मामले में शाखाओं वाला तना बनता है। जड़ और तने के बाद अब हम पत्तियों पर आते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के मामले में पत्तियां साधारण भी हो सकती हैं और संयुक्त भी। पत्तियों में तापमान, आर्द्रता और हवा की चरम स्थितियों को सहन करने के लिए अच्छी अनुकूलन क्षमता होती है। अब हम विशेष रूप से दो पौधों के बारे में बात करेंगे। एक है साइकस और दूसरा है कोनिफर्स। अब साइकस के मामले में इसमें पिनेट पत्तियां होती हैं जो कुछ वर्षों तक बनी रहती हैं। कोनिफर्स के मामले में पत्तियां सुई जैसी होती हैं। अब इन सुई जैसी पत्तियों का कार्य यह है कि ये सतह क्षेत्र को कम कर देती है। इनमें मोटी क्यूटिकल भी होगी और स्टोमाटा धंसे हुए होंगे ताकि ये अपनी सतह से पानी की हानि को कम कर सकें। अगर हम स्पोरस की स्थिति की बात करें तो यहाँ हेटेरोस्पोरस स्थिति पाई जाती है। तो अगर हम इस स्थिति की तुलना टेरिडोफाइट्स से करें तो अधिकांश टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस थे। कुछ ही टेरिडोफाइट्स थे जो हेटेरोस्पोरस थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में हेटेरोस्पोरस स्थिति पाई जाती है। हेटेरोस्पोरस स्थिति का अर्थ है कि यहाँ दो प्रकार के स्पोर्स उपस्थित होंगे। पहला माइक्रोस्पोर्स होगा और दूसरा मेगास्पोर्स होगा। अब यहाँ स्ट्रोबिली या कोन भी उपस्थित हो सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के मामले में नर और मादा स्ट्रोबिली एक ही पेड़ पर उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस है। यहां तक कि ये नर और मादा स्ट्रोबिली अलग अलग पेड़ों पर भी उपस्थित हो सकते हैं और इसका उदाहरण साइकस है।